प्रकाश एक प्रकार, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे जी, पहले आपका क्लास 10 का लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। अब परावर्तन का नियम किस पे, परावर्तन के नियम पर क्या होता है जी, कार्य करता है, दर्पण कार्य करता है ना, तो दर्पण के बारे में समझेंगे। अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे और क्या लेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश जो होता है, प्रकाश होता क्या है जी, तो प्रकाश क्या होती है जी, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आँख पर क्या करती है जी, संवेदना उत्पन्न करती है, जो हमारे आँख पर संवेदना उत्पन्न करती है। और क्या होगा, जिसकी सहायता से, यानी जिसकी सहायता से क्या होती है जी, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या होता है जी, वस्तुओं को देखने में क्या करता है जी, सहायता करता है। अब देखिए जो प्रकाश होता है, प्रकाश में कुछ गुण होते हैं। जैसे क्या होता है जी, कि प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या होता है जी, एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा क्या होता है जी, प्रकाश जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश कैसी होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखो एक चीज यहाँ पर आया, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखो अगर कोई भी तरंग क्या होगी, वैद्युत चुंबकीय होगी, तो उसके लिए क्या होगा, माध्यम की आवश्यकता नहीं होगा, अर्थात वो क्या होगा जी, निर्वात में क्या होगा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलेगी। तो प्रकाश कैसी तरंगे होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जो निर्वात में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। अब देखो प्रकाश के संबंध में एक चीज और हम लोग समझेंगे, क्या जो प्रकाश होता है उसमें क्या होता है जी, परावर्तन का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है जी, परावर्तन का गुण पाया जाता है। दूसरा क्या होगा जी, जो प्रकाश होता है उसमें अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। प्रकाश में क्या होगा जी, विवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। प्रकाश में ध्रुवण का गुण पाया जाता है। प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या होंगे जी, प्रकाश के गुण होते हैं। अब देखो आपको पता है प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश एक पर ये बार बार इसे बहुविकल्पी क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है कि प्रकाश किस प्रकार की क्या होती है जी, तरंग होती है। जैसे ऑप्शन में दे दिया, क्या होगा जी, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ अथवा क्या अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और चौथा आपका विकल्प दे दे कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज याद रखना, कोई भी तरंग आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, प्रकाश से रिलेटेड या ये तरंग जो पढ़ रहे हो, तो ये सब प्रकाश से रिलेटेड कोई भी तरंग होगा तो सीधे याद रखना तो कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ये तो हम लोग प्रकाश के बारे में समझ लिए। अब देखो क्या होता है जी, वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है प्रकाश की सहायता से। जब क्या होता है जी, प्रकाश किसी वस्तु पर गिरती है तो उससे क्या होती है, परावर्तित होकर हमारे आँख के अंदर क्या होता है जी, जो रेटिना होता है वहाँ पे क्या करती है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो उसको हम क्या होगा जी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। तो उसको क्या होता है, आपका हमारा जो मस्तिष्क है उसको सीधा करके उसको समझ लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग को वस्तु दिखाई देती है। हम लोग क्या होगा, आँख के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, आगे के चैप्टर में पढ़ना है, तो वहाँ पे पूरा डिटेल में आँख के बारे में आपको क्या किया जाएगा जी, बताया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको पता चल गया कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का जो एक गुण में परिवर्तन का भी गुण पाया जाता है प्रकाश में। तो वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन, हाँ यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, प्रकाश कैसी तरंग होती है जी, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक। दूसरा चीज प्रकाश क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश क्या होती है जी, वैद्युत
एक चीज और ध्यान रखना है कि जो प्रकाश का क्या होता है, किसी भी वस्तु की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो क्या होगा जी, प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। तो एक क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है, जैसे कि प्रकाश की चाल हो गया, प्रकाश की आवृत्ति हो गया, दूसरा विकल्प दे दे, तीसरा दे दिया कि प्रकाश का तरंग दे दिया, और क्या है चौथा दे दे कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि प्रकाश की क्या होती है जी, कभी भी आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति याद रखना, क्या आवृत्ति क्या होती है जी, प्रकाश की नहीं बदलती है। अब चलो हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, प्रकाश परावर्तित क्या होगा, तो उसके लिए एक परावर्तक तल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है जी, अगर कोई पारदर्शी माध्यम है जिससे प्रकाश क्या हो सके, आर पार हो जाए, और उसका दो पृष्ठ होगा ना, तो एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, पेंट या कलई कर दिया जाए, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। अब इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक तल बोल देंगे, परावर्तक तल बोल देंगे, ठीक है। और ये जो क्या होगा, कांच, अगर कोई भी कांच हम ले ले, कांच वाला पृष्ठ ले ले, और उसका एक भाग हम लोग क्या कर दे, कलई कर दे, तो उसका जो हम लोग कलई करते हैं, किस चीज का करते हैं जी, कलई, जो कलई आपका किया जाता है, आपका पारा या क्या होगा, पारा यानी Hg या चांदी, क्या करते हैं, चांदी से करते हैं Ag, पारा या चांदी, यानी दोनों में से, पारा या चांदी में से किसी एक का, और तथा क्या होगा जी, आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। किसका लेप लगा देते हैं जी, आयरन ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। तो जो परावर्तक तल होता है, तो उसका जो कलई किया हुआ हिस्सा होता है, उसमें क्या क्या यूज करते हैं, पारा या चांदी का, और साथ ही साथ आयरन ऑक्साइड का हम लोग क्या कर देते हैं, लेप लगा देते हैं। अब देखिए, जब यहाँ से आपका एक प्रकाश की किरण क्या हो रही है जी, आपतित हो रही है ना, यहाँ पे इस बिंदु पर, जहाँ पर क्या है, प्रकाश की किरण परावर्तक तल पे गिरती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु बोल देते हैं। और इस पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं जी, अभिलंब डाल देते हैं। तो अभिलंब को हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं ना, तो इसलिए हम लोग इसको एन से प्रदर्शित करती है। तो जब ये प्रकाश आपतित होती है, तो क्या होगा, प्रकाश दूसरे साइड जा नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, कलई हुआ है ना, तो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है। तो देखो, अब ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और ये तल से टकरा कर क्या हो रही है जी, प्रकाश परावर्तित हो रही है, तो इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब देखिए, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण होती है, उसके बीच जो बड़ा कोण, उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण होती है, उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, उसके जो बीच बना कोण होता है, उसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो देखिए क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है जी, परावर्तन का नियम क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई किरण क्या होती है जी, किसी परावर्तक तल पे आपतित होती है, तो उसे टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है जी, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या नियम, कितने नियम होते हैं जी, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन से, आपतित किरण, प्रकाश के परावर्तन के, कौन जी, पहला जो आपका आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और
परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है जी, आपका जो आपतन कोण होता है किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होगा, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है जी, परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये आपका क्या हो गया जी, प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो सब क्या समझे जी आप लोग, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आपत्ति जब क्या होगा, जब कोई प्रकाश क्या होगा, किसी परावर्तक तल से टकरा कर उसी माध्यम में परावर्तित तो हो जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से जी, एक तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब ठीक और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या होगा, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसी पर, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो दर्पण क्या होता है जी, कांच अगर कोई भी क्या होगा, गोलीय कांच होगा, उसको कट कर दोगे, जो दर्पण होता है उसका क्या होता है जी, एक भाग क्या होता है, कलई हुआ रहता है ना, तो कलई होगा तो उससे परावर्तक हो जाता है। ठीक, तो क्या होगा, वो क्या करेगा जी, अगर उस पर प्रकाश आपतित होगा तो उसी माध्यम में परावर्तित भी हो जाएगा ना। तो जो दर्पण होता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर वो क्या करता है जी, कार्य प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। तो अब हम लोग समझते हैं क्या प्रकाश का दर्पण, हम लोग समझते हैं दर्पण होता क्या है। तो दर्पण क्या होता है जी, आपका दर्पण में क्या होता है, कोई भी पारदर्शी माध्यम होता है उसका एक भाग क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए। कलई किसका होता है जी, पारा या चांदी, और क्या होगा, साथ ही साथ उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है ना, कौन सा, एक तो आपका गोलीय दर्पण होता है, कौन सा होता है, गोलीय दर्पण होता है, और दूसरा समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण में भी क्या होते हैं जी, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक तो आपका पहला हो जाएगा अवतल दर्पण, और दूसरा आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है जी, जो जनरली हम लोग क्या होगा जी, जो दर्पण हम लोग क्या होगा, चेहरा वाला देखने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो क्या होता है जी, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण का चर्चा बहुत कम है हम लोग का। इसी एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ देता है कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है कहाँ तक होता है, कितना होता है। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, अनंत। फोकस जो होता है अनंत होता है, कितना होता है जी, अनंत होता है। इसे ये फैक्ट याद रखना है। अब गोलीय दर्पण क्या होगा जी, मान लेते हैं कोई भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। अब उसको अगर हम लोग कट करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे, तो आपका दो ही चीज मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा और दूसरा आपका ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम क्या करते हैं, धसा हुआ, अब ये जो आपका एक वक्र मिलेगा ना, तो दर्पण का एक वक्र मिलेगा, तो अगर हम इसे कांच का क्या कर दे, धसा हुआ हिस्सा कलई कर दे, तो क्या होगा जी, जो दूसरा हिस्सा होगा, उठा हुआ जो हिस्सा होगा, इसको हम लोग, ये परावर्तक हो जाएगा। ये क्या है, परावर्तक तल हो जाएगा, दूसरा वाला जो उठा हुआ हिस्सा होगा। तो देखिए जो दर्पण का नामकरण हम लोग करते हैं, तो परावर्तक तल जो होता है उसी के बेस पर उसका हम लोग क्या कर देते हैं जी, नामकरण करते हैं। जैसे कि आप देखोगे
अगर तल क्या होगा, परावर्तक तल उठा हुआ है, परावर्तक तल क्या है, उठा हुआ अगर तल होगा, उठा हुआ अगर तल होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उत्तल। उत्तल मतलब क्या होता है, उठा हुआ। अवतल का मतलब क्या होता है जी, अवतल मतलब होता है धसा हुआ। क्या होता है जी, धसा हुआ। तो अगर देखिए हम लोग क्या होगा, दर्पण का जो नाम रखते हैं वो किसके आधार पर रखते हैं, परावर्तक तल के आधार पर। अगर उठा हुआ परावर्तक तल उठा हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उत्तल दर्पण। उठा हुआ को उत्तल बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्तल दर्पण बोल देते हैं। अगर क्या हुआ कि परावर्तक तल कौन सा हो, धसा हुआ हो, तो इसको, ये परावर्तक तल कौन सा हो जी, धसा हुआ हो, परावर्तक तल अगर धसा हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अवतल दर्पण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो दर्पण होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण में भी कितने प्रकार, दो प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और ये किससे निकल रहा होता है जी, अगर क्या हो, कोई भी गोलीय दर्पण ले ले और उसको कट कर दे, ठीक है, तो अगर क्या करे, कट करने के बाद जो आपका वक्र कर्व मिलेगा उसका क्या होगा, धसा हुआ अगर तल को कलई कर दे, धसे हुए तल को कलई करते हैं तो उसको उत्तल दर्पण। अगर क्या होगा, उठा हुआ तल को कलई करते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अवतल दर्पण बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसमें क्या क्या नाम होंगे। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं हम। अगर इसको हम लोग ध्यान दें तो ये क्या है, एक तरह से गोला है ना, तो गोला का ये क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। और इसको हम लोग मिला दें, ये क्या होगा, व्यास होगा ना। अब मान लेते हैं इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं तो एक ऐसा आपका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, रेखा एक लाइन मिलेगा ना। तो देखिए लाइन दो ही तरह का होता है, कोई भी रेखा कितने तरह की होती है, दो तरह की। अगर सीधी है तो उसको तो हम सरल रेखा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सरल रेखा कह देते हैं। अगर क्या होगा, लाइन सीधी नहीं होती है तो उसको हम लोग वक्र रेखा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, वक्र रेखा बोल देते हैं। इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, केंद्र को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, अगर कोई भी मान लो कि गोला होगा तो इसके केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं ना। अब देखिए, जब ये गोलीय दर्पण है, अगर यहाँ से कट कर दिए तो ऐसा ही पार्ट मिला आपका, तो जो सीधा नहीं होता उसको वक्र कहते हैं ना। क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो अब बताओ, इसका भी जो केंद्र होगा यही होगा ना, तो इसको याद रखना है, वक्र से क्या बन गया, वक्र का केंद्र है, इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं वक्रता केंद्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, वक्रता केंद्र बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया है, इस गोले का ये क्या है, त्रिज्या है। इस गोले का ये क्या है, त्रिज्या है ना। तो अगर ये वक्र है तो इसका ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, वक्रता त्रिज्या बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, वक्रता त्रिज्या बोल देते हैं। अच्छा चलो, ये हिस्सा इसका बाहर वाले उठा हुआ तल को कलई कर दिया जा रहा है। ये जो वक्र है ये क्या हो गया जी, आपका ये मिरर बन गया ना, कलई कर दी, ये मिरर है तो मिरर को एम डैश से इसको हम लोग प्रदर्शित कर दिया जाए। ठीक है, अब देखो वक्र, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, जो ये आपका मिरर होगा एम डैश, ठीक है, जो आपका ये दर्पण होगा, इसका जो मध्य बिंदु होता है, क्या होता है जी, मध्य बिंदु होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ध्रुव बोल लेते हैं, पोल बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, ध्रुव। इंग्लिश में पोल बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एम डैश, इतना ही इसका द्वार है ना, देख रहे हो ना, इतना ही इसका मुख है ना, यह द्वार है, इसलिए इसको हम लोग एम डैश को क्या बोल देते हैं, इसका दर्पण का एम डैश जो होता है द्वारक होता है। क्या होता है, द्वारक होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देते हैं, अगर ये हिस्सा अगर हम लोग धसा हो, ये इधर भी एक दर्पण ले लेते हैं, ये तो क्या होगा, ये कौन सा दर्पण होगा, आपका अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण होगा,
ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ठीक, अब देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो जाने वाली रेखा होती है उसको क्या कह देते हैं जी, दर्पण का मुख्य अक्ष या अक्ष कह दोगे। ठीक है, मुख्य अक्ष कह दोगे। ये जो होगा क्या होता है जी, दर्पण का क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। ये चीज समझ में आ गया। अब क्या होगा, जो वक्रता केंद्र होता है, कौन, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव होता है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव होता है उसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फोकस। इसको हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है कि दर्पण में कोई भी दूरी दिखाना है ना, जैसे हम लोग कार्तीय तल में दूरी दिखाते हैं, तो ये आपका हो गया एक्स डैश वाई डैश। तो जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कह देते हैं ना। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, 0 0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आपका क्या होगा जी, तो इसी तरह से क्या होगा, मूल बिंदु से, अब मान लो किसी भी बिंदु का, अगर किसी भी वस्तु या किसी भी बिंदु की स्थिति को अगर हम लोग दर्शाते हैं तो किससे दर्शाते हैं, लेते हैं जी मूल बिंदु से ही उसकी दूरी देखते हैं ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। तो सीधे समझना है कि इसमें क्या होगा, जो ध्रुव होता है दर्पण में वो मूल बिंदु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है जी, मूल बिंदु का। तो कोई भी अगर दूरी लिया जाएगा, उसका जो पहला बिंदु होगा ध्रुव होगा। कौन होगा, पोल होगा, ध्रुव होगा, अर्थात पी होगा। तो कोई भी दूरी दर्पण में लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, पोल से लिया जाएगा। तो अब देखो ध्रुव से क्या हो गया जी, फोकस की दूरी। तो नाम, लेकिन ध्रुव पर नामकरण हम नहीं ना कर सकते हैं, तो ध्रुव को छोड़कर जो दूसरा बिंदु होगा उसी पर उसका क्या करेंगे जी, नामकरण भी करेंगे। तो ध्रुव से फोकस की दूरी, तो दूसरा बिंदु फोकस है ना, इसलिए इसको हम लोग किससे क्या कहते हैं जी, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, अगर मान लो कि ये दर्पण है, मान लो कि ये क्या है, ये अगर आपका दर्पण है, तो वस्तु, अगर वस्तु रखी जाएगी, मान बाई, हम लोग बाई तरफ वस्तु रखते हैं ना, तो बाई तरफ अगर वस्तु रख रहे हो, ठीक है, तो ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है उसको वस्तु की दूरी कहा जाता है। और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू से। ऐसे ही जो अगर किसी वस्तु से अगर क्या होता है जी, प्रकाश आ रहा है और परावर्तित होकर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण कहीं ना कहीं बनाएगा, तो ध्रुव से जो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, और उसको स्मॉल भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसमें सेम वही तरीका जो अवतल दर्पण में होता है वही क्या होता है, उत्तल दर्पण में भी ऐसे ही सब ये नामकरण होते हैं। अब इसमें हम लोग समझे, ये आपका क्या हो गया, एम डैश, ये आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक, आपका ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और ध्रुव और क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र के जो मध्य बिंदु होता है उसको फोकस कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल एफ से फोकस दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को कैपिटल आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, जब ये मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा, ये टोटल आर है ना, आर बराबर ये दूरी बराबर ये दूरी। तो अगर ये एफ है, ये भी क्या होगा, दूरी एफ ही होगा ना, तो ये आर बराबर एफ प्लस एफ कितना होता है, 2f होता है। तो आपका वक्रता
वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर हम लोग ये भी निकाल लेते हैं, एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर अपार। तो इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है जी, ठीक है, अंकित प्रश्न इस पर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर मान लो कि वस्तु रखा गया है, क्या है, वस्तु किधर रखा गया, हमेशा वस्तु किधर रखा जाता है, बाई और वस्तु रखा जाता है जी, हमेशा वस्तु बाई और रखा जाता है। तो अगर मान लो ये कोई वस्तु ए बी है, तो इसके जो बीच की दूरी होता है इसको वस्तु की दूरी कहते हैं, और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इस बार यू से प्रदर्शित करते हैं। अब वस्तु क्या होगी जी, वस्तु से जो चलने वाली किरण है, अगर क्या हो, दर्पण से टकरा कर, ठीक, जिन 2 बिंदुओं पर क्या होगी, 2 किरण, कम से कम कितनी किरण को हम लोग क्या करते हैं जी, वस्तु से चलाते हैं, कम से कम 2। अगर 2 किरण चलेगा तभी क्या होगा जी, कम से कम 2 किरण हमको चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये दिखाने के लिए हमको कितनी किरण की आवश्यकता होती है, 2 किरण की। तो परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें जहाँ पर काटेगी, तो वहीं पे वस्तु का क्या होता है जी, प्रतिबिंब बनता है। और तो वो दोनों तरफ प्रतिबिंब बनता है, या बनता हुआ क्या होता है जी, प्रतीत होता है। तो प्रतिबिंब में क्या होता है जी, ऐसे जब भी प्रतिबिंब की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रतिबिंब कितने तरह से बन सकते हैं, 2 तरह के प्रतिबिंब होते हैं। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होंगे। कौन कौन से, एक तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब होता है जी, आभासी। तो देखो अगर क्या होगा, किसी वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश की किरण होती है, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जिस 2 बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पर क्या होता है जी, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब 2 तरह का होता है, वास्तविक और आभासी। तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण जहां पर अगर मिलती है, तो अगर मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, अब मिलती हुई प्रतीत होगी तो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। जैसे अब दर्पण में याद रखिए, जब भी क्या होगा, दर्पण में अगर प्रकाश की किरण गुजारोगे, तो ये तो कल ही हुआ है ना, तो दूसरे साइड प्रकाश की किरण नहीं जाएगी। प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात इधर ही जाएगी ना, वस्तु की ओर ही जाएगी ना। तो अगर क्या होगा, दर्पण के बाईं ओर वस्तु का अगर प्रतिबिंब बना, तो वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है जी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो अब यहाँ से पहले तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितनी तरह की किरणें चाहिए, 2 कम से कम किरण चाहिए ना। तो पहले तो हम देखेंगे कि कौन वस्तु से चलने वाली जो किरण होती है, कौन कैसे चलेगी, तो वो कहाँ पर जाकर मिलेगी, कहाँ से होकर परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, ये चीज हम लोग जान लेते हैं। तो किरण किसी भी दर्पण पर कितने तरह से गुजारा जाता है, उसके 3 प्रकार है, 3 तरह से ही गुजारा जा सकता है, ठीक है। किरण क्या होगा जी, 3 ही तरह से किसी भी वस्तु से चल सकती है। कौन कौन से, एक तो पहला, अगर किरण अगर मान लो कोई किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है। कोई किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, तो किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए आपका ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया ना, अवतल दर्पण। तो देखिए आपका हम लोग ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। तो देखिए ये अगर हम लोग गोलीय दर्पण बनाते हैं, तो उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र इधर होगा ना, और फोकस क्या होगा, यहाँ पर होगा। और ये आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया P,
तो उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है किधर होता है, दाईं ओर होता है। अवतल दर्पण में जो फोकस होता है बाईं ओर होता है। और इसका वक्रता के अंदर फोकस इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है, बाईं ओर होता है, इसमें दाईं ओर होता है। तो अब देखो, अगर उत्तल दर्पण जो होगा इसमें अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, किसके समानांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ध्यान दीजिए, तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जाएगी तो ये क्या होगी जी, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में किरण वापस लौट जाएगी ना। तब जब लौटेगी तो इसको अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो आपका उत्तल अवतल दर्पण में जो मुख्य के समानांतर किरण होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है, अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी भी याद रखिए जो किरण किधर झुकती है जी, आधार की ओर झुकती है। किधर झुकती है जी, आधार की ओर। आधार क्या होता है, जिधर चौड़ाई अधिक होगा वो क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरी किरण को देख लेते हैं। हाँ जी, दूसरा सेम इसका उल्टा हम लोग देखें। अगर क्या होगी, कोई प्रकाश की किरण किससे होकर जाए, फोकस से होकर जाए, क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से क्या होगी जी, दर्पण से क्या होगा जी, परावर्तित होके क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। सेम इसका उल्टा होता है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। इसी प्रकार क्या होगा, अगर आपका उत्तल दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा जी, उत्तल दर्पण होगा, पी आपका एफ और क्या हो गया सी। तो अगर क्या होगा, कोई प्रकाश की किरण क्या है, फोकस से, कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है तो वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या हो गया जी, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चलते कोई प्रकाश की किरण तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा क्या होता है, अगर कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो सेम इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है तो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और तीसरा आपका क्या होता है, अगर कोई किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण क्या होती है जी, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, किससे होकर जाती है जी, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में, उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाती है। या आप कह सकते हो कि अगर कोई किरण क्या होगा, अगर कोई प्रकाश की किरण क्या हो जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होगी तो परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग में लौट जाती है। तो किरण तीन ही तरह से गुजारी जा सकती है जी, या चल सकती है। एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरा क्या होगा, एक मुख्य अक्ष क्या होगा, फोकस से होकर जाती है, और तीसरा क्या होती है, एक आपका क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो ये तीन तरह की होती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, जो फोकस से होकर जाती है। अगर क्या होगा, प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, उसी अपने मार्ग में वापस उसी पर पीछे क्या हो जाती है, लौट जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि प्रतिबिंब। अब तो ये पता चल गया कि प्रतिबिंब कितने तरह के, दो तरह के बनते हैं ना, कौन कौन, वास्तविक या अवास्तविक। अवास्तविक या आभासी भी बोल सकते हो। तो वास्तविक या आभासी
तो आपको पता है कि बाई ओर अगर बनेगा दर्पण के तो वास्तविक, पीछे बनेगा तो दाई ओर बनेगा तो आभासी। तो अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या देखते हैं? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है, अगर ये हम लोग को देखना है तो आपको ये बहुत ही आसानी तरीके से कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा याद करने की आवश्यकता नहीं। ऑटोमेटिक बहुत एक कंसेप्ट बताएंगे, उस बेसिस पे आसानी से आप लोग बता सकते हो कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाएगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आकार में क्या होगा, ये सब आप आसानी से बता सकते हो। चलो तो इसको देखते हैं। ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। तो चलिए, ये अवतल दर्पण का क्या हो गया? ध्रुव हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा? फोकस। और ये क्या हो गया आपका? वक्रता केंद्र। तो तीन चीज मिला ना। तो ये आपको पता है कि अगर ये दर्पण कोई भी होगा तो उसमें ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, तीन चीज होगा। चौथा पॉइंट एक चीज याद रखिएगा, इधर अनंत याद रखना है। क्या याद रखना है जी? अनंत। तो इधर क्या होता है? अनंत होता है। अब देखो, जो वस्तु रखी जाती है हमेशा दर्पण में क्या होती है? बाई ओर रखी जाती है। तो अब देखो, बाई ओर कहाँ कहाँ स्थान है वस्तु रखने का, आपको याद नहीं करना है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो कितना बनता है, कैसा होगा। तो अवतल दर्पण में कितने कंडीशन है प्रतिबिंब बनने के? 6 कंडीशन है ना। तो ये आपको रट्टा उट्टा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, एक आपको स्थान यहाँ पे मिल रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। तो वस्तु कहाँ रखी जा सकती है? एक तो पहला कहाँ पे? अनंत पे रखी जा सकती है। दूसरा स्थान कहाँ मिल रहा है? देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रख सकते हैं ना। तो दूसरा स्थान कहाँ मिल रहा है जी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा स्थान आपका कहाँ मिल रहा है? देखिए तो वक्रता केंद्र पर। तो तीसरा आप कहाँ रख सकते हो? वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख सकते हो। चौथा क्या है? वक्रता केंद्र और फोकस। तो चौथा हम कहाँ पे रख सकते हैं वस्तु को? वक्रता केंद्र और फोकस पर रख सकते हैं। ठीक है। पांचवा क्या है आपका? वस्तु को हम लोग कहाँ रख सकते हैं? फोकस पर रख सकते हैं। और जो छठा नंबर कहाँ मिला? फोकस और ध्रुव के बीच में। ये 6 कंडीशन आपको दिख रहा है ना कि कहाँ कहाँ हम वस्तु रख सकते हैं। तो वही अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसके प्रतिबिंब बनने के 6 कंडीशन है। अर्थात 6 जगह पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो अब चलो हम लोग देखते हैं। पहले तो अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं। छठे नंबर जो स्थिति है वस्तु रखने की, तो उसको हम लोग अभी फिलहाल क्या करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, 5 को ही केवल ध्यान देंगे। ठीक है। तो अब देखो, इसमें होता है कि आप क्या करो कि जो ये वस्तु की स्थिति है, इसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा ये 5 कंडीशन में नीचे बनता है, अर्थात उल्टा बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम ये 1 2 3 4 5 है ना, इसके विपरीत हम लोग कहाँ से? F से विपरीत लिख देते हैं। ये क्या होगा जी? 1 हो गया। ये क्या हो गया? 2 हो गया। ये क्या हो गया? 3 हो गया। ये क्या हो गया? 4 हो गया। और ये वाला 5 हो गया। ये क्या है? वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति है। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति। तो अब देखिए, यहाँ से हमको पता चला अगर वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? अनंत पर रखा जा रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब देखो 1 है ना, तो 1 वाला कहाँ है? यहाँ पर है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखिए तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनती है। तीसरा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चौथा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र क्या होगा? अनंत के बीच में बनता है।
पांचवा, अगर वस्तु फोकस पर रखी जा रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। ये चीज समझ में आ गया। अगर देखो वस्तु ऊपर रखी गई है, अगर उसका प्रतिबिंब नीचे बनता है तो हम कहते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बना? उल्टा प्रतिबिंब बना। अगर वस्तु ऊपर रखी गई है और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? ऊपर बने, तो कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है। ये चीज समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि वस्तु नीचे रखी, नीचे वस्तु का प्रतिबिंब बना है ना, ये पांचों कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बना कैसा बना? उल्टा बना। दूसरा चीज आप लोग को बताए थे, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वास्तविक और आभासी ना, तो अगर दर्पण है तो दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी, इधर क्या बनता है? आभासी। अगर क्या होगा? वस्तु की ओर इधर बनता है सामने दर्पण के, तो क्या हो जाता है जी? वास्तविक होता है, क्योंकि पीछे किरण जा नहीं ना सकती है, जाती हुई प्रतीत होगी। तो जहाँ भी प्रतीत होगी किरण जाती हुई, वहाँ आभासी प्रतिबिंब। जहाँ जाती है और किरणें एक दूसरे को काटती है, वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ दर्पण कलई किया हुआ है ना, तो इधर तो आर पार होगा नहीं प्रकाश की किरण, तो पीछे प्रतिबिंब क्या होगा? किरण नहीं जा सकती है, जाती हुई प्रतीत हो सकती है, तो उसको हम लोग आभासी। तो जहाँ भी दर्पण का क्या हुआ? प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो आभासी, और सामने बनेगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक कहते हैं। तो ये पांचों कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक है, वास्तविक हो गया। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे आकार की, बात करेंगे कि आकार कैसा होगा वस्तु का। तो ये भी बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे। तो देखो, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो बहुत बड़ी होगी, तभी वस्तु दिखाई देगी। तो बहुत बड़ा, तो प्रतिबिंब क्या होगा? जितना बड़ा वस्तु उतना क्या होगा? जितना दूरी पर वस्तु रहेगी उतना ही क्या होगा? प्रतिबिंब उसका छोटा बनेगा। जितना वस्तु क्या होगी? पास में रहेगी ध्रुव के, उतना ही क्या होगा? प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो वस्तु अनंत पर तो क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। अब बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। अब बहुत छोटा में से बहुत हटा दिए तो दूसरा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तीसरा देखो, इसी पर वस्तु रखा गया, इसी पे बना ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्थिति को कहते हो कि बराबर। तो देखो, बहुत छोटा, छोटा, बराबर। इसी प्रकार चौथे कंडीशन में क्या हो जाएगा? बराबर के बाद क्या होगा जी? बड़ा। और पांचवें में बहुत बड़ा, क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। तो अब बताओ, ये चीज पता हो तो आपको वस्तु कहाँ पे रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है याद करना है क्या? नहीं करना है ना? तो देखो, पहला कंडीशन, वस्तु अगर अनंत पे रखी जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा जी? बहुत छोटा, आकार में बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक। अगर वस्तु कहाँ रखी जा रही है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अगर वस्तु, ये पेपर में से कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ रखी हो? अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी हो? अवतल दर्पण में अगर वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनता है जी? वक्रता केंद्र पर है तो वही बन रहा है ना, तो बराबर, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। चौथा कंडीशन क्या होगा जी? अगर वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है जी? बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। पांचवा क्या होता है? अगर वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो बताओ, 6 तो 6 पांच कंडीशन याद हो गया ना? अब थोड़ा सा हम लोग ये छठा कंडीशन अलग है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए,
चलो हमारे शरीर में रक्त में ये क्या हो गया जी, ध्रुव हो गया। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो वस्तु को कहा छठे कंडीशन में रखा गया, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है। तो देखो वस्तु से हमें कितनी थोड़ा सा बड़ा बना लिया जैसे इधर अच्छा बनेगा। हाँ ध्यान दीजिए, ये भी ये आपका वस्तु है। तो दो किरण हमको गुजारना है ना वस्तु से, तो चलो एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार दिए। किसे गुजार दिए जी, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार दिए। तो कहाँ से जाएगी जी किरण, फोकस होकर जाएगी ना। तो ये आपका किरण कहाँ से, परावर्तन का पहचान किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। चलो दूसरा हम लोग गुजार देते हैं वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। किसे गुजार देते हैं जी, मतलब दूसरी किरण मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वापस अपने मार्ग में, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी ना। तो उसी मार्ग में वापस लौटा दो इसको। देखो अगर दोनों किरणों को अगर पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बीच की गैपिंग बढ़ता जा रहा है ना, अनंत तक ले जाओ, कहीं पीछे ये नहीं काटेगी, ठीक है, आगे नहीं काटेगी। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर नहीं काटेगी ना, तो अब इधर तो वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है ना। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अगर इस किरण को आगे बढ़ाते हैं, इस किरण को आगे बढ़ाते, तो देखो यहाँ चलकर ये इस पॉइंट पे किरण काट दी ना, दोनों किरणें एक दूसरे से मिल गई, तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन गया क्या, ए डबल डैश, और क्या हो जाएगा आपका कॉलो ए डैश और बी डैश, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो अब देखो वस्तु इतनी छोटी है, अब प्रतिबिंब इससे क्या हुआ, बड़ा है कि नहीं, देख लो साइज। तो प्रतिबिंब कैसा बना जी, बड़ा बना। दूसरा चीज, किरण जाती हुई प्रतीत हो रही आता, दर्पण के पीछे बना है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी। दूसरा, वस्तु ऊपर रखी गई है मुख्य अक्ष के, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो कैसा प्रतिबिंब बना, सीधा प्रतिबिंब बना। तो अब आपको पता चल गया अवतल दर्पण में जो वस्तु का, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है जी, बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। ये चीज समझ में आ गया। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आप लोग समझ लेंगे, ठीक। अब देखो हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण, किसका जानेंगे जी, उत्तल दर्पण जानेंगे, ठीक। तो उत्तल दर्पण में कितना कंडीशन है, ध्यान दो। तो इसमें क्या मिला जी, इधर अनंत हो गया, क्या हो गया, अनंत हो गया। तो उत्तल दर्पण में ध्यान दो, एक तो वस्तु कहाँ रखी जा सकती है, अनंत में रखी जा सकती है, और दूसरा अनंत ध्रुव के बीच में रखी जा सकती है ना। तो जब ये रखी जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, अवतल दर्पण में याद रखना, वस्तु दोनों कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनता है, आपका दर्पण के पीछे बनता है। तो पीछे बनेगा तो क्या होगा, आभासी बनेगा ना, आभासी बनता है। और फोकस, ये ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, किसके जी, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। और क्या होता है जी, छोटा बनता है। इससे क्या होता है जी, वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें क्या होता है जी, छोटा, आभासी और ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। और ऊपर वस्तु ऊपर रखी गई तो ऊपर बनता है, तो सीधा बनता है, ठीक है। तो क्या होगा जी, आभासी, छोटा
और क्या बनता है, वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा, और क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक, तो दर्पण हम लोग जान लिए ना। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, दर्पण से थोड़ा दिए बाद में। होने के लिए